Hello everyone, welcome back to our channel The Absolute Chemistry. I am Abhishek. जैसे कि आपको पता है हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हमने 3 लेक्चर्स अभी तक ख़त्म कर लिया है और आज हम उसका 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला जो लेक्चर है ये एक आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि मतलब कुछ न्यू सीखने को आपको मिलेगा, तो वो आपको आई होप कि ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने लगेगा। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आप आराम से पेशेंस रख के सुनिए, ठीक है। देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हमने इस टॉपिक को 3 घंटा अभी तक पढ़ चुका है। 3 घंटे से ज़्यादा हमने इसको पढ़ लिया है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स बनाए हैं कार्बन के, जितने भी, उसमें हमने देखा कि कार्बन या तो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर हाइड्रोजन एटम के साथ ही वो अपना जो कोई भी मॉलिक्यूल वो बनाता है, ठीक है। और हमने उसका एक क्लासीफाई भी किया। हमने एक कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था जिनको हमने हाइड्रोकार्बन्स बोला था, ठीक है। हमने कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा था जिसको हमने हाइड्रोकार्बन बोला था। हाँ, अब सही है। देखो हाइड्रोकार्बन में हम क्या बोलते थे कि द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली कार्बन एंड ओनली हाइड्रोजन, बाकी कुछ भी नहीं। तो हम देख रहे थे कि कोई भी एक सपोज हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हम ले रहे थे। सपोज इस तरह से हम लोग एक 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बना रहे थे, तो हम क्या करते थे, इसके वैलेंसी को हम फुलफिल करने के लिए हम हाइड्रोजन की हेल्प लेते थे। और हम क्या करते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते थे। और इसको हम इस तरह से भी लिख लेते थे कि CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। और इसका नाम भी हम लोग दे देते थे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूँ, ठीक है। प्रोपेन क्यों हम इसको बोल रहे थे, बिकॉज इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। अगर एक कार्बन एटम होता है जिसको हम CH4, सिर्फ एक कार्बन एटम, उसको हम बोल रहे थे मीथेन। ये थोड़ा रिवीजन भी आपको मैं करवा रहा हूँ। अगर 2 कार्बन एटम होता है CH3 देन CH3, इसको हम बोलते थे इथेन। अब इसको हम बोल रहे हैं प्रोपेन। फिर अगली वाला जो 4 कार्बन होगा उसको हम बोलते थे ब्यूटेन। फिर आता था पेंटेन, फिर आता था अपना जो हेक्सेन, ठीक है। आप 6 कार्बन तक याद रख लो, आपके लिए उतना ही काफी है। तो देखो ये हमने अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, हम 2 ही एटम्स के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं। एक तो है कार्बन और एक है हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन या तो किसी दूसरे कार्बन के साथ या फिर किसी हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा कर रहा है, मतलब कि अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो उसका कोवैलेंसी 4 है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 डिफरेंट एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना के वो अपना वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन वो जो डिफरेंट एटम्स हैं वो या तो कार्बन ही है या फिर हाइड्रोजन है। लेकिन अभी हम जो देखने वाले हैं वो हम कुछ अलग देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सपोज हम इसको ड्रॉ करते हैं, वही प्रोपेन की चलो बात करते हैं। हमने यहाँ पर वैलेंसी इसको इस तरह से हमने लिखा था, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर हम हाइड्रोजन डाल देते हैं, यहाँ पर 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 भी हाइड्रोजन डाल देते हैं, यहाँ पर भी चलो हाइड्रोजन डाल देते हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास इतना ही हाइड्रोजन था, और मेरे पास हाइड्रोजन था ही नहीं, ठीक है। मेरे पास और हाइड्रोजन नहीं है सिस्टम में। मुझे जितना दिया गया था, मुझे सपोज 3 कार्बन एटम्स दिए थे, और साथ में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और मुझे 7 हाइड्रोजन एटम्स दिया था उन लोगों ने कि इसको लेके आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। अगर मैं जितना भी कोशिश करूं, मैं इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे उन्होंने ये कंडीशन कर दिया कि आपको एक एल्केन ही बनाना है, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, वरना कोई बोल देगा कि मैं कोई एक डबल बॉन्ड बना के वैलेंसी सेटिस्फाई करवा दूंगा। लेकिन आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आप सिंगल बॉन्ड ही बनाओगे। तो आप बोलोगे कि अब सिंगल बॉन्ड बनाने से तो यही होगा, इसके अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता। अब आप करोगे क्या, सपोज आपको सिस्टम में आपको क्लोरीन दिख गया, और हमें क्लोरीन के बारे में पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है, बिकॉज ये क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। नियरेस्ट नोबेल गैस इसका आर्गन जो कि 18 होता है, तो उसको बस एक इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। और वो यहाँ पर सिस्टम में अगर अवेलेबल है तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि कार्बन तो नहीं बना पाएगा,
तो वो क्या करेगा कि वो भी राजी हो जाएगा कि मैं भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लूंगा, इसमें दिक्कत क्या है, कोई बात नहीं। तो अगर ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, ये जो बॉन्ड उसने बनाया था वो क्लोरीन के साथ वो बना रहा है टू सैटिस्फाई इट्स वैलेंसी, तो अगर हम इसको चेक करेंगे कोई गड़बड़ है क्या इस कंपाउंड में, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि देखो इसका तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसका तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सारे हाइड्रोजन्स के वैलेंसी सेटिस्फाइड, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाना है। हम इस कार्बन एटम की बात अगर करेंगे तो देखो यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर दूसरा बॉन्ड, यहां पर तीसरा बॉन्ड और यहां पर उसको 4 बॉन्ड मिल गया, तो ये वाला कार्बन एटम का भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। अब क्लोरीन को अगर तुम देखोगे तो यहां पर पहले से 17 था और एक इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी इसके पास चले आए, मतलब कि 16, इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसका खुद का है ना, और ये वाला जो कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ गया। तो अब क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वो भी अटेंड कर लिया, उसने आर्गन 18 कॉन्फ़िगरेशन उसने अटेंड कर लिया, वो भी सेटिस्फाइड हो गया। तो हमें यहां पर कुछ जो चीजें समझनी है, हमें यहां पर कुछ चीजें जो समझनी है वो ये है कि हम अगर चाहेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी दूसरे कार्बन एटम या सिर्फ किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम को ही यूज करके उसका वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमको अगर चाहिए, हमें अगर चाहिए तो कोई भी हम दूसरे एटम को यूज करके हम उसका वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा पाएंगे। जैसे कि देखो यहां पर तो क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी, जैसे कि हमें हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी, यहां पर बेटा क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसलिए वो आराम से वहां पे जाके बैठ गया। लेकिन कुछ और, चलो और एक कंपाउंड को देखते हैं, और एक कोई एटम को देखते हैं, वही प्रोपेन से देखते हैं। देखो यहां पर तो CH3 होगा, मैं यहां पर अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहां पर CH2 होगा, हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, और मेरे पास है नहीं। अब सिस्टम में क्या है, मतलब कि अभी जो मुझे नेक्स्ट एटम मिलने वाला है वो हाइड्रोजन नहीं है। सपोज आपको ऑक्सीजन दिया गया, सपोज आपको दिया गया ऑक्सीजन, अब आपको पता है ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स जरूरत होती है अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करने में, क्योंकि इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, इस तरह से होते हैं, तो और इसको बस 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना जो ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अटेंड करने में। ये मैंने आपको समझा दिया है, अभी मेरे पास समझाने की, इसको बार बार नहीं समझा सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बस बता देता हूं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8, तो KSL में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और L में कितना होता है 6, तो हमें L को फुल करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है 2, क्योंकि दिस इज द वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, हमें चाहिए 8, तो हमें और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। मैंने इतना भी समझा दिया आपको, बार बार इसको मैं समझा रहा हूं क्योंकि शायद आपको थोड़ा समझने आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अगर आपके थोड़ा ध्यान में नहीं है तो आप समझ लो। अब देखो फिर क्या होगा, इसका एक और वैलेंसी बच गया, इसका और एक वैलेंसी बच गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से चलो सेटिस्फाई करवा देते हैं, हमें बाद में एक हाइड्रोजन मिल गया सपोज, लेकिन तब तक इन दोनों के बीच ये वाला बॉन्ड बन चुका था, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन, ये जो एक नया चीज यहां पे आके लगा, एक जो नया चीज यहां पे आके लगा, वहां पर क्या लगा था, वहां पर लगा था आप क्या CH3 CH2 देन CH2 था, ये वाला जो 2 हाइड्रोजन, उसके साथ एक क्लोरीन आके लगा था। यहां पर अगर इसको मैं इस तरह से कर दूं CH3 CH2 और यहां पर मैं OH को लिख दूं, ये अलग से आके लगा है इससे, ये उसका पेरेंट कार्बन का हिस्सा नहीं था, प्रोपेन का हिस्सा वो नहीं था, उस ये वाला जो कंप्लीट ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है, दिक्कत बस आपको वही समझना है, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे था इसको किसने रिप्लेस किया है, क्लोरीन, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे था इसको किसने रिप्लेस किया है, पूरा का पूरा ये जो OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे OH ग्रुप ने उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, OH ग्रुप ने उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। अब देखो वैसे ही नहीं, इसको यहीं पे मैं समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, एक साथ कंप्लीटली उसको नहीं देखेंगे हम लोग। देखो अब क्या होगा,
ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, एक नया ग्रुप आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, कोई भी एक एटम हो या फिर कोई एक अलग सा कोई ग्रुप, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल हो, OH मॉलिक्यूल यहाँ पे आके लग रहा है। इसको हम हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। मैं ग्रुप को GRP से मेंशन कर रहा हूं। इसको हम हाइड्रोक्सिल, इसका नेम है, इसका नेम हम लोग इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। देखो ये वाले जो मतलब जो एटम्स होते हैं या फिर कोई ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोजन को उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, ये वाला देखो, ये वाला उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। ये जो लगा है ये बाहर से आया है, ये पहले नहीं था, पेरेंट चेन में नहीं था, ये तो प्रोपेन के चेन में था ही नहीं। प्रोपेन का चेन तो यही था ना, CH3 CH2, यहाँ पे मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, CH2 एंड हाइड्रोजन, ये वाला प्रोपेन का पूरा पेरेंट चेन था। लेकिन ये जो यहाँ पे आ गए दोनों के दोनों, उन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्लेस किया। एक केस में हमें Cl ने इसको रिप्लेस किया, दूसरे केस में OH ने रिप्लेस किया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे दूसरे भी ग्रुप आते हैं, यहाँ पे दूसरे एटम्स आते हैं जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। ये जो एटम्स आते हैं और जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये जो एटम्स आते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, उनको हम एक नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स, तो हेटेरो एटम्स का अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? आपको सिर्फ इतना ही आपको जानना है कि द एटम्स, यहां पे मैं आपको लिख भी देता हूं, ओके, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया OH, ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या कोई मॉलिक्यूल होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स which replace the hydrogen atom of the parent hydrocarbon chain, ठीक है। उस तरह के जो एटम्स को हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स, उस तरह के जो एटम्स को हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। फिर तो इसमें होता क्या है, जब एक हेटेरो एटम आ जाता है तो हमें तो पता चला कि किस तरह से आते हैं, और आ भी सकते हैं, क्योंकि कार्बन तो बहुत एक्सेप्टिंग नेचर का होता है। वो चाहता है कि वो अपने जो चार कोवैलेंसी है उसको फुलफिल करे, उसको 8 जो अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेंड करना चाहता है। तो कोई भी उसके साथ आके अगर लगेगा, कोई भी उसको देना चाहेगा तो वो ले लेता है, कोई उसमें वो कभी भेदभाव नहीं करता, वो किसी के साथ भी लगता है। और उसका कैटिनेशन पावर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो हेटेरो एटम्स होता है ना, इनका मतलब प्रॉपर्टी क्या हुआ, इनका प्रॉपर्टी देखो, अलग पेज में मैं आपको समझाता हूं, एक न्यू पेज में देखो, जहां पर हमने प्रोपेन को लिया था CH3 CH2 CH3, चलो प्रोपेन को नहीं, हम इथेन को भी ले सकते हैं। इथेन आपको थोड़ा कॉमन आपको पता चलेगा इथेन के बारे में। सपोज ये वाला मैंने इथेन लिया था, और मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जब मैं CH3 CH2 और ये एक जो हाइड्रोजन होगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा OH से, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 OH, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। ये वाला हमारा था इथेन, मैं इथेन से ही आपको समझा रहा हूं क्योंकि इथेन एक कॉमन एग्जांपल होगा आपके लिए। और ये वाला जो होगा इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इसका नाम फिलहाल आप जान लो, नोमेनक्लेचर इसके बाद हम देखने वाले हैं तो वहां पर मैं आपको तब बताऊंगा, लेकिन इसका नाम आप थोड़ा समझ लो। देखो, जब इथेन था यहां पर, और यहां पर जब हमने बस एक OH ग्रुप, मतलब एक हाइड्रोजन को हमने बस एक OH ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन की वैलेंसी वहां पे सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ गए वो समझना है हमें, क्या क्या चेंजेस आ गए। अगर पहली बात तो है कि जब हम इथेन को जब हम लेते थे, जब हम इथेन को लिए थे, इट वॉज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, इट वॉज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, इट वॉज प्रेजेंट एज अ गैस। बट जब आपने इथेनॉल को लिया, जब हमने इथेनॉल बना दिया, एक बस हाइड्रोजन को OH से हमने रिप्लेस कर ही दिया, और ये बेटा बन गया लिक्विड स्टेट में, ये इमीडिएटली लिक्विड स्टेट में चला गया। तो देखो एक फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज आया कि नहीं, यहाँ पे बेटा वो गैसियस स्टेट में था, लेकिन यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में चला आया, जो कि हमें दिखा, हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें दिखा कि देखो ये देखो गैसियस स्टेट में होता है था,
लेकिन ये वाला लिक्विड स्टेट में बन गया। अब देखो और क्या चेंज आए, ये वाला जो इथेनॉल होता है ना, देखो ये वाला जो इथेनॉल होता है, आपको पता है कि जो हम मदिरा पान करते हैं ना, मदिरा किस तरह से लिखते हैं, मैं तो हिंदी मेरा साहित्य नहीं था, जो हम मदिरा जो शराब होता है, इथेनॉल का मतलब वही होता है, मतलब हम लोग जो पीते हैं उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, जो अल्कोहल पीते हैं वो इथेनॉल होता है। तो उसमें वो जो हिप्नोटिक टेंडेंसी होता है, हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, हिप्नोटिक, टीआईसी, हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है आपको पता है, हिप्नोसिस, आपको कुछ एक अलग दुनिया में वो लेके चला जाता है, तो वही होता है ना। अब जो शराब पीते हैं उसको एक आदमी दो दिखते हैं, दो चार दिखते हैं, वो हिप्नोटाइज हो जाता है, वो पागल हो जाता है, मतलब उसको समझ नहीं आता, तो वो एक हिप्नोटिक टेंडेंसी उसका इथेनॉल का आ जाता है, हिप्नोटिक नेचर एक आता है। और साथ साथ इसको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज भी करते हैं, आपको पता है जो हमारे जो अभी जो कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में जितने हमने सैनिटाइजर्स लगाया था, आपको पता है कि सब में, आप जानते हो, आप जाके दुकानों में मांगते होंगे, सर भाई साहब एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर दे दो, तो वो जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है ना, उसमें भी हम लोग इथेनॉल को ही यूज करते हैं, तो उसका वो जो एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबैक्टीरियल ये जो सैनिटाइजिंग प्रॉपर्टी है उसमें होता है। लेकिन ये जो इथेन होता है ना, उसमें ना तो वो ये हिप्नोटिक प्रॉपर्टी होता है, ना ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, ये सिर्फ आपको इथेनॉल में मिलता है। तो देखो केमिकल नेचर भी चेंज हुआ, एक हिप्नोटिक या एंटीसेप्टिक नेचर, ये सब केमिकल नेचर्स की तरह ही जाएंगे। तो हमने एक जो हाइड्रोजन है उसको बस हमने रिप्लेस क्या कर दिया, इतने सारे चेंजेस आ गए उस कंपाउंड में, उस हाइड्रोकार्बन में, उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन चला किया गया, उसमें बहुत इतने सारे चेंजेस आ गए। अब और क्या, और देखो फिर हमने देखा कि अगर सपोज सपोज जब हम सपोज हमने इथेनॉल को देखा था, CH3 CH2 OH, हमने इस तरह से अगर और एक को देखेंगे CH3 CH2 CH2O, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, ये अपना था इथेनॉल, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, अगर हम एक दूसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, OH के बदले हम एक दूसरा ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सपोज मैं यहां पे CH3 ले रहा हूं, यहां पे मैं CH2 ले रहा हूं, यहां पे एक कार्बन ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक हाइड्रोजन रख रहा हूं, और बाकी जो दोनों हाइड्रोजन है ना, बाकी जो दोनों हाइड्रोजन है, मैं उनको एक एटम से रिप्लेस कर दूंगा, वो है ऑक्सीजन। अब एक एटम से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, डेफिनेटली एक डबल बॉन्ड बनाएगा। क्यों, अब देखो बैलेंस ही सेटिस्फाइड है कि नहीं वो हमें मतलब है, बाकी सब तो आपको पता है सेटिस्फाइड होगा, बस ये वाले कार्बन के बारे में चलो सोचते हैं। इसका देखो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड हो गया इसका। अब ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है कि नहीं, ऑब्वियसली वो भी दो बॉन्ड बना रहा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसको कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मिल चुका है, वो भी अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। तो ये जो नया वाला देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन है। इसका जो नेम होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉल, NaL, इसको बोलते हैं NOL, इसको बोलते हैं NaL, प्रोपेनॉल इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। नोमेनक्लेचर हम देखेंगे, उसके लिए परेशान मत हो, पहले इसको समझो, नोमेनक्लेचर को अलग से मैं बताऊंगा, अच्छे से बताएंगे। मैं बस आपको अभी बता रहा हूं कि नाम इस तरह से अलग अलग भी है। जब हमने इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को, जब हमने इसका और इसका, ये जो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल का जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को जब हमने कंपेयर किया, तो हमें वहां पे जमीन आसमान की फर्क दिखाई दी, जमीन आसमान की फर्क दिखाई। क्या फर्क दिखाया गया, हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे तब देखेंगे। अभी बस समझो कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ गए। लेकिन जब हमने ये जो इथेनॉल और ये जो प्रोपेनॉल को जब हमने स्टडी किया, जब इन दोनों को हमने कंपेयर किया, जब इन दोनों को हमने कंपेयर किया था, इन दोनों को, जबकि जहां पे 3 कार्बन सेम थे, यहां पर भी 3 कार्बन था, यहां पर भी 3 कार्बन था, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी में CP लिख रहा हूं वो डिफरेंट आ गया, वो डिफरेंट आ गया। लेकिन यहां पर जो यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, या फिर अगर आप एक नया भी ले रहे हो CH3 CH2 कितना हो गया 3, यहां पे CH2, यहां पे OH, ठीक है। यहां पे देखो 4 कार्बन, ठीक है, यहां पे 4 कार्बन हो गया, वो उसका भी, इसका हम बोलते हैं ब्यूटेनॉल, इसको बेटा हम बोलते हैं ब्यूटेनॉल।
अगर 4 कार्बन की बात करोगे और जब हम इन सबको कंपेयर करें, चाहे आप 5 कार्बन ले लो, 6 कार्बन ले लो, 7 कार्बन ले लो, 8 कार्बन ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जब तक हमने देखा कि सेम ये जो OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप, अगर सब में ये OH ग्रुप लगा हुआ है ना, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम आ रहा था, उनमें सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम सिमिलैरिटी दिखाई दे रही थी। जबकि अगर ये वाला जो हेटेरो एटम जो आके लगा है, जो एक दूसरा ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा है, इसको हम OH ग्रुप बोलते हैं और इसको हम CHO ग्रुप बोलते हैं, CHO ग्रुप बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा उसको क्यों CHO, इसको OH किस तरह से, इस वाले कार्बन को क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया गया, इस वाले कार्बन को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, सब आगे मिलेगा। अब हम फेज बाय फेज देखेंगे। अभी हमें जानना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर किया तो इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान की फर्क आपको मिल गई। लेकिन जो जब तक ये हेटेरो एटम सिमिलर था ना, जब तक ये जो हेटेरो एटम था, जब तक ये सब में सिमिलर थे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आ गए, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आ गए। जब ये वाले हेटेरो एटम्स डिफरेंट हो गए तब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, तब केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे मजे की बात यह है, तो यहां पे मजे की बात है, हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, दोज डिपेंड्स ऑन द हेटेरो एटम्स, दोज डिपेंड्स ऑन द हेटेरो एटम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ और रिगार्डलेस। ओके, मैं यहां पे रिगार्डलेस लिख रहा हूं, रिगार्डलेस टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द हाइड्रोकार्बन चेन। मैं HC चेन मतलब हाइड्रोकार्बन चेन लिख रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड किया, ये हेटेरो एटम्स पे डिपेंड किया, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। चाहे कितने सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर थे भी, सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर थे भी, जो कि प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल में थे, 3 कार्बन एटम्स थे वहां पे, लेकिन वहां पर उनका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आया था। लेकिन जब हमने हेटेरो एटम्स को सेम रखा, जो कि हमने इथेनॉल में देखा, प्रोपेनॉल में देखा, ब्यूटेनॉल में देखा, मिथेनॉल में भी अगर आप सिर्फ एक कार्बन एटम मिथेन को भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, CH3OH जो बनेगा मिथेनॉल, उसको भी देखोगे तो सारे के सारे में ना प्रॉपर्टीज हमें सेम मिले। तो क्या हुआ इससे कंक्लूजन कि कार्बन एटम चाहे कितना भी हो, वो केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन जो हेटेरो एटम लगा हुआ है वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो हेटेरो एटम्स लगे होते हैं ना, ये जो हेटेरो एटम्स लगे होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को हम बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। मैं यहाँ पे पूरा बड़े बड़े कैपिटल में लिख रहा हूं, इन्हीं हेटेरो एटम्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्यों इनको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है अगर आपको पूछा भी जाए, क्योंकि यही उनके जो फंक्शन होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको वो डिसाइड करते हैं, इसीलिए उनको फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है कहीं ना कहीं वो उसका एक तरह का फंक्शन होता है, किसी एक डिफरेंट केमिकल के साथ, किसी एक डिफरेंट कंपाउंड के साथ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन वो शो करता है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वो शो करता है। उसलिए इसके लिए वो जो ग्रुप्स होते हैं जो उनको डिटरमाइन करते हैं, जो हेटेरो एटम्स ग्रुप्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी या फिर उनके फंक्शंस को, उनको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे और एक पेज में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उनको क्या बोलते हैं, हमने देखा कि उन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप्स वही हेटेरो एटम्स ही फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप्स आर इक्वल टू दोस हेटेरो एटम्स। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, वो जो OH हमने दिखा था वो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया एग्जांपल में, जो हमने CHO ग्रुप दिखा वो भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, जब हमने क्लोरीन का देखा था वो भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अभी तक हमने इन तीनों को देखा है, आगे और देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इन तीनों को ही देखें। तो इससे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप में सेम तरह के जो फंक्शनल ग्रुप जब रहे,
जब सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप थे वहां पे, तो वहां पर उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज था वो सेम था, अगर सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप थे। यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, आप यहां पे स्टार मार्क करके लिख सकते हो। इफ फंक्शनल ग्रुप, देखो इसको हम एफ से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार लिखा नहीं जाता। इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम देन जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है सीपी ऑल्सो सेम। अब इसको केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आप नोट्स बनाओगे तो इसको केमिकल प्रॉपर्टी लिखना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को आप एफ समझना। एंड इफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिफरेंट, देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो डिफरेंट। तो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें होगा, वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। हमने उसको एग्जांपल में देख लिया है, हमने डिस्कस किया कैसे हमने देखा कि वो अलग अलग होता है, फिर हम उसको एक मतलब जनरलाइज कर देंगे वो उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब देखो थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने देखा, यहां पे मैं लिख रहा हूं CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, एक एक कार्बन आटम में बढ़ा रहा हूं, ठीक है। CH3CH2CH2CH2OH, बस इतना ले लो, ज्यादा नहीं चाहिए। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लोग देते हैं मिथेनॉल। कैसे, क्यों इसका नाम इस तरह से लिखा जाता है वो अभी दिमाग में मत डालो, टाइम आएगा बताऊंगा, जस्ट 10 मिनट 5 मिनट बाद बताऊंगा, ज्यादा भी टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी आपको। 2 कार्बन उसको हम बोलते हैं क्या, इथेनॉल। 3 कार्बन उसका नाम हम देते हैं प्रोपेनॉल। 4 कार्बन उसका नाम देते हैं हम लोग ब्यूटानॉल। तो देखो यहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और आपको पता भी चल चुका है, हर जगह पे OH ग्रुप लगा हुआ है, हर जगह पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो बेटा सबके सब सेम होंगे, सबका सेम होगा। लेकिन हम थोड़ा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अगर आपको मैं पूछूंगा मुझे बताओ मोलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सबका कितना होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे कितना होगा, कार्बन का 12, इसका 3 हाइड्रोजन पहले 3, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका होता है 1, तो कितना हो गया ये वाला, ये 420, ये हो गया 32। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 32 तो पहले होगा, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा एक CH2 ग्रुप ही तो आया है ना, तो एक CH2 + 2, ये CH2 का 14 होता है, तो इसको कैलकुलेट करना। फिर अगर दूसरे को देखोगे जो भी होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर भी वही 14 ही आएगा, क्योंकि एक CH2 ही एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। जब एक कार्बन बढ़ेगा तो क्या होता है, एक कार्बन बढ़ेगा एक CH2 ही बढ़ रहा है, क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन ऑलरेडी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है और ये वाला एक बस 2 हाइड्रोजन ही जुड़ रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही तो ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी +14 बढ़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ भी +14 बढ़ेगा। तो हमने देखा कि जो उसका जो मोलर मास है, जो उसका मोलर मास है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मोलर मास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। अगर मोलर मास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूल बड़ा हो रहा है, मोर नंबर ऑफ एटम्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं, तो क्या आपको यह समझाने की जरूरत है कि उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या चेंज आएगा। मिथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इथेनॉल से कम होगा या ज्यादा होगा, डेफिनेटली कम होगा, इथेनॉल का ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स वहां पे बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स वहां पे बढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली उनको तोड़ के उनको लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा हमें, कॉमन सेंस की बात है। फिर इथेन प्रोपेनॉल का और ज्यादा हो जाएगा, ब्यूटेनॉल का और ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज हम सेम बोल दिए, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज सेम बोला, लेकिन क्या उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते, वो डिफर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी को फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इज फंक्शनल ग्रुप, बट फिजिकल प्रॉपर्टी का कोई नहीं है। वो नंबर ऑफ जितना चेन बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ जितना कार्बन आइटम ज्यादा उसमें ऐड होते जाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होता है, क्योंकि ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो उस पे तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हुआ। और एक पेज लेके उसको थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। कहाँ गया? हाँ, तो अब देखो हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया सेम। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया डिफरेंट। और मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, जो भी उस तरह से अगर आप वो जो CHO ग्रुप लगाओगे तो वहां पर भी आप उसको मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल इस तरह से आप कर सकते हो। वहां पर भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी वहां पर भी डिफरेंट होने वाला है। बेटा इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको, या जो सीरीज होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का नहीं, बहुत आसान से इसको समझ लो। होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं? अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट्स इट। इफ फंक्शनल ग्रुप सेम, बाकी जो हमारे कार्बन एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो ज्यादा हो रहे हैं एक एक करके। जिस तरह से हमने देखा, हमने जब CH3OH किया था मिथेनॉल, फिर हमने CH3CH2OH किया जिसको हमने इथेनॉल बोला, फिर हमने CH3CH2CH2OH किया जिसको हमने प्रोपेनॉल बोला। ये सब के सब एक होमोलोगस सीरीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि सब में OH ग्रुप लगा है एज अ फंक्शनल ग्रुप, OH लगा है एज अ फंक्शनल ग्रुप, और इनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं, मैंने बस यहाँ पे समराइज कर देना है इसको। देखो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एक CH2 ग्रुप का, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एक CH2 ग्रुप का। अगर आप ब्यूटानॉल बना दोगे और एक कार्बन आइटम बढ़ा दोगे तो उसके बीच में भी क्या डिफरेंस होगा एक CH2 ग्रुप का। तो ये होमोलोगस सीरीज का जो मतलब जो कंपाउंड्स बनते हैं एक होमोलोगस सीरीज में, वो उनके बीच डिफरेंस क्या होता है? बस एक CH2 ग्रुप का, वन CH2 ग्रुप, उनका सीक्वेंस में एक ही CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो कितने उनका जो यूनिट मास उनमें डिफर करता है? कुछ नहीं, 12 + 2, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 14 यूनिट। तो मास भी उनका 14 यूनिट डिफर करता है। और इसका भी आप बोल सकते हो, ये लोग भी एक सेम जनरलाइज फॉर्मूला ये लोग भी यूज करते हैं, सेम जनरलाइज फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला डिराइव करने की भी कोशिश करें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 1 3 2 5 1 6, और एक ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, हर जगह पे वही है। देखो यहाँ पे कार्बन 3 है, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कार्बन 2 थे, सॉरी मैंने किसको कैलकुलेट कर दिया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 7 1 8, और एक ऑक्सीजन एटम होता है। इसका जनरलाइज करोगे तो वो आपका हो जाएगा CnH2n+2 एंड ऑक्सीजन एक ही होगा, वो हमेशा एक ही होगा। ये होगा उसका जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ये OH वाला फंक्शनल ग्रुप। दूसरे फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस ये OH वाला फंक्शनल ग्रुप का जो होमोलोगस सीरीज बनेगा, एक होमोलोगस सीरीज जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका जनरलाइज फॉर्मूला तुम ये बता सकते हो। जरूरी नहीं है, याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये मैंने बस आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसको आपको कि रट्टा लगाना है कि CnH2n+2O होगा, नहीं, आपको बस ये जानना है कि OH बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, दैट्स इट। OH एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, दैट्स इट। आपको बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना। फंक्शनल को कोई डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है,
आपको बस इतना ही समझना है कि OH क्या कर रहा है, OH क्या कर रहा है, बस एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, एक रिप्लेस कर रहा है, बस एक हाइड्रोजन एटम को OH रिप्लेस कर रहा है, दैट्स इट। उसी को हम बोलते हैं हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप, और कुछ नहीं आपको समझना है। और होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है। होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है। बाकी कार्बन एटम्स बढ़ता जाएगा, CH2 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 के हिसाब से बढ़ता जाएगा। एक के बाद आप दूसरे में आओगे तो वहां पे गैप CH2 ही होगा, फिर तीसरे में आओगे CH2 होगा, फिर CH2 फिर CH2, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हमने फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज का जो प्रॉपर्टी है, किस तरह से फंक्शनल ग्रुप के वजह से उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम आता है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो किस तरह से डिफरेंट हो जाता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको ज्यादा एग्जांपल्स अभी तक बताए नहीं है, बताएंगे, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं कुछ। हाँ, देखो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे FG लिख रहा हूं, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स, वो कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है टर्मिनल टाइप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है कि वो फंक्शनल ग्रुप आकर जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है ना, इस तरह से आपका CH3 CH2 फिर यहां पर ये वाला उसका लास्ट पोजीशन जो है ना, वो टर्मिनल पोजीशन है, दिस इज द टर्मिनल पोजीशन, ये उसका टर्मिनल पोजीशन है। अगर यहां पर आके लगेगा कोई एक एंड में, चाहे इस एंड में हो या उस एंड में, कोई भी एक एंड में अगर आके लगेगा, किसी टर्मिनल पे आके लगेगा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये उसका लोकेशन है। मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूं। ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो उसका जो एग्जांपल होता है वो होता है OH, CHO, COOH, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। अभी आपके बुक में सिर्फ आपको इतना ही जानना है, तो आप इतना ही जानो, ज्यादा जानने की जरूरत आपको है नहीं। अब देखो तो ये क्यों, लॉजिक हमें ये समझना है कि क्यों ये लोग फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि देखो ये वाले जो, सपोज इसको छोड़ो, इसको देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला जो कार्बन एटम, वो उसका जो लास्ट है ना वही है। सपोज इसका C ये वाला वही है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसके बाद कोई कार्बन लगने की जगह भी नहीं है क्योंकि उसका वैलेंसी बेटा सेटिस्फाइड हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो ये किस तरह से रहता है, ये भी वो लास्ट वाला होता है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O इस तरह से होता है, और यहाँ पे एक OH लग जाता है, इस हाइड्रोजन के बदले एक OH लग जाता है। तो ये वाला हम इसको COOH बोलते हैं। तो ये भी लास्ट कार्बन पे ही लगता है क्योंकि इसके बाद और वैलेंसी नहीं होता, बचा नहीं होता वैलेंसी इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसलिए ये वाले आके टर्मिनल पे ही लगते हैं। फिर दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, जो कि टर्मिनल पे नहीं लगते, किसी भी बीच में आके वो लग सकते हैं, किसी भी बीच में आके लग सकते हैं। और आपके बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल है उसका, आपको बस वही जानना है, वो होता है C डबल बॉन्ड इस तरह से, और दो वैलेंसी, दोनों के कार्बन के दो वैलेंसी वैकेंट होते हैं, लेकिन बाकी में क्या होता है ना, बाकी में सिर्फ एक वैलेंसी वैकेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो वैलेंसी वैकेंट होता है। तो यहां पर भी कुछ कार्बन के लग सकते, यहां पर भी एक कार्बन लग सकता है और यहां पर भी एक कार्बन लग सकता है। ये वाला जो यहां पे तो दिखेगा नहीं, ये जो C डबल बॉन्ड O इस तरह से है ना, इसको हम बोलते हैं कीटोन, इसको हम बोलते हैं कीटोन। इसका दोनों तरफ मतलब पॉसिबिलिटीज है बॉन्ड बनाने की। तो यहाँ पे देखो किसी मतलब CH3 इस तरह से लग सकता है। ये मतलब ये बनता कैसे, नया पेज में यहाँ पे बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। सपोज इस तरह से 4 कार्बन का सपोज है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ऑलरेडी है, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन 3 ऑलरेडी है, इन दोनों में से कोई भी, मैं सपोज इसको हाइड्रोजन दे दिया मैंने। अब ये जो वैकेंसी इसका जो मतलब खाली था ना, उसको बस आपने एक ऑक्सीजन से सेटिस्फाई कर दिया है, बस आपने उसको एक ऑक्सीजन से सेटिस्फाई कर दिया, दैट्स इट। और ये वाला जो ग्रुप बन गया, इसी को हम बोलते हैं कीटोन, बोलते हैं, और वो एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल बन जाता है। ठीक है, वो एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल बन जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इतने ही एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। OH एक है, CHO एक है, हमारा जो COOH एक है,
ये वाले सब थोड़े से याद रखने, हम इसको अभी देखेंगे, नोमेनक्लेचर में इनको देखेंगे। मैंने आपको बस अभी उनका जो कहाँ पे लगने का जो टर्मिनल मतलब पोजीशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। और एक तरह के होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, वो होते हैं वो कहीं भी लग सकते हैं, वो या तो टर्मिनल पे लग सकते हैं, वो या तो इंटरमीडिएट लग सकते हैं, कुछ भी, वो दो होते हैं। आपको सुन के मतलब शॉक लगेगा कि वो दोनों होते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं भाई साहब, ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बार बार बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे कैसे होता है, आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे 4 कार्बन वाला कंपाउंड ले रहे हो तो आप ऐसे लास्ट वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड कर सकते हो, तो ये एक टर्मिनल बन जाएगा, ये वाला टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे ही ये लगा हुआ है तो वो टर्मिनल बन गया। ये चाहेगा अगर इस तरह से 4 कार्बन है वो ऐसे बीच में लग जाएगा, अगर ऐसे बीच में किसी में लगा हुआ है तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनल। ट्रिपल बॉन्ड भी वही केस है उसका, इसको समझाने की अभी फिलहाल जरूरत है क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बहुत डिस्कस किया है हमने, किस तरह से बनते हैं, क्यों बनते हैं। अभी ये भी चाहेगा तो इस तरह से बना देगा, तो ये अगर चाहेगा वो टर्मिनल बन जाएगा, ये चाहेगा तो ये नॉन टर्मिनल बन जाएगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन में लगा हुआ है, ये टर्मिनल कार्बन को लगा हुआ है। ठीक है, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत टाइम तक इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, इस चीज को बच्चे बहुत लेट से रियलाइज करते हैं और तब तक बहुत देरी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि पहले से ही इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पोजीशन के बारे में बता दिया, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जितना आपके लेवल में जानना था हमने जान लिया कि फंक्शनल ग्रुप कैसे लगते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, एक कंपाउंड को का जो प्रॉपर्टी होता है उसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि आपके लेवल में बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नोमेनक्लेचर। और हम यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर ही देखेंगे। IUPAC इसको IUPAC भी बोलते हैं। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम जो पढ़ रहे हैं वो बेटा प्योर केमिस्ट्री है। हमारे केमिस्ट्री में एक हायर स्टडीज जब आप करोगे तो जानोगे कि एक अप्लाइड केमिस्ट्री भी एक ब्रांच होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। प्योर मतलब थ्योरी रिलेटेड पार्ट होते हैं, अप्लाइड मतलब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। आप जानोगे ये सब, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे केमिस्ट्री का जो मतलब माई बाप होते हैं जो ना, वो यही है हमारे लिए। IUPAC सब कुछ यही डिटरमाइन, लास्ट को यही डिटरमाइन करेगा कि क्या हम लोग फॉलो करेंगे केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं, उससे फाइनल करता है IUPAC कि देखो बेटा इसको आपको फॉलो करना है, बाकी सबको भूल जाना है। तो वो जो अथॉरिटी होता है ना, वो वही जो ऑथराइज करता है चीजों को, वो IUPAC है हमारे केमिस्ट्री में। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या हुआ, देखो पहली बात तो नोमेनक्लेचर में दिक्कत क्या हुआ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे आपको जो इथेनॉल बोल रहा हूं, जो हम लोगों ने इथेनॉल बोला वो एक IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, वो एक IUPAC नेम है। हम पहले क्या होते थे ना, जब IUPAC नोमेनक्लेचर आने का मकसद क्या हुआ, देखो सपोज आप इस वाले जो कंपाउंड है CH3 एंड OH, ठीक है, ये हो गया आपका मिथेनॉल। ये वाला जो CH3 CH2OH बन गया, ये वाला हो गया इथेनॉल। सपोज ये जो इथेनॉल है, आपको पता है हमारे दुनिया में कितने सारे लैंग्वेजेस होते हैं, कितने सारे लैंग्वेज होते हैं। हम ये जो इथेनॉल को हिंदी में शराब बोलते हैं, इस तरह से शराब को लिखा जाता है ना, शराब इस तरह से लिखा जाता है, इसको शराब बोलते हैं। संस्कृत में इसको मदिरा बोलते हैं। उस तरह से कोई दूसरे लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे। ओके, कहीं पे दारू बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो क्या होगा अगर आप सपोज साउथ इंडिया में गए,
आप नॉर्थ इंडिया के इंसान हो, आप साउथ इंडिया में गए, वहां पे आप एक लैब में आपने नौकरी की, तो वहां का जो लैब का जो प्रोफेसर होगा, सपोज वो साउथ इंडियन है, ठीक है, अब उनको तो वही लैंग्वेज आता होगा, तो वो उनका जो सपोज इसको वो एक्स बोलते हैं, इसको वो एक्स बोलते हैं, आपको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि उसको साउथ में क्या बोलते हैं, या कोई साउथ इंडिया को कोई भी लैंग्वेज, तमिल में क्या बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम, या मलयालम में क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम। तो वो क्या होगा, वो आपको बोलेंगे कि जाओ एक्स लेके आओ, मतलब कि ये वाला कंपाउंड, लेकिन आपको पता नहीं कि एक्स है क्या, आपको पता है कि ये वाला तो शराब, मतलब आपको पता है कि ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम शराब बोलते हैं, पता नहीं वो क्या बोलते हैं। अब वो आपको बोलेंगे जाओ ये लेके आओ, तो आप लैब में इस तरह से, फिर आप कहीं सपोज यूएस में पीएचडी करने जाओगे, स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने जाओगे, जर्मनी में पीएचडी करने जाओगे, साउथ कोरिया में पीएचडी करने जाओगे, तो कैसे आप वहां पे मतलब किसी केमिकल को आप कैसे जानोगे, किस तरह से उसका जो आप नाम, उसको कैसे आप किसी को रिप्रेजेंट करोगे, मतलब किस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे, मुझे ये चाहिए। तो ये बहुत सारे दिक्कत आने लगी कॉमन नेम्स के वजह से। तो आईयूपीएससी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें अपना एक नोमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा हमारे सारे केमिकल्स के लिए। ऐसे नहीं चलेगा कि कुछ भी कोई लेके आ रहा है कहीं से भी और बोल रहा है कि इसको तुम करके दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आईयूपीएससी ने बोला कि हमें करना पड़ेगा, और उन्होंने कुछ रूल्स का इजाद किया था। तो आईयूपीएससी ने जिन रूल्स का इजाद किया था, हमें वो पढ़ने हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम एक कोई भी कंपाउंड को हम एक जनरल नेम दे सकते हैं, जिसको हम साइंटिफिक हमारे जो सोसाइटी में उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाएगा। और तुम कहीं पर भी जाओ, तुम जर्मनी जाओ, कोरिया जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, कहीं भी जाओ, तुम मार्स पे भी जाओ, अगर वहां पे अर्थ वाले साइंटिस्ट होंगे, तुम उनको वो बोलोगे तो वो समझेंगे कि हाँ ये बंदा यही बोल रहा है। तो वो रूल्स को हमें समझना है। तो देखो हम लोग देखेंगे अभी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं। फिर से मैं हेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि वो पेज तो चला गया। ये है हमारा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और इसको हम आईयूपैक भी बोलते हैं। आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में अभी हमें देखना है। देखो, हमें पता है फंक्शनल ग्रुप अगर लगता है तो किसी ना किसी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन पे लगता है, किसी ना किसी एक हाइड्रोकार्बन चेन को आकर एक हाइड्रोजन उससे रिप्लेस करके कोई ना एक दूसरा ग्रुप आके लग जाता है, और वो बन जाता है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर जो कार्बन कंपाउंड्स में इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन की, इस जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है ना, उसकी बहुत मर्यादा होती है, उसकी बहुत मर्यादा होती है। तो हमें पहली बात तो इसको पहचानना है, पहली बात हमें इसको पहचानना है। और पेरेंट हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचानोगे? पेरेंट हाइड्रोकार्बन को पहचानोगे आप इस तरह से, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और काउंट, कैलकुलेट नहीं काउंट, कैलकुलेट भी नहीं, आप काउंट करना, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। अगर एक कार्बन एटम उसको आप बोलोगे मीथेन, दो कार्बन एटम उसको बोलोगे इथेन, आपको मालूम है तीन कार्बन एटम प्रोपेन, तीन कार्बन में लिख देता हूं, तीन कार्बन एटम प्रोपेन, चार कार्बन एटम ब्यूटेन, पांच कार्बन एटम पेंटेन, छह कार्बन एटम अपना हेक्सेन। पहले आपको ये जानना है, ये आपका पहली बात आप क्या करोगे, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू नो आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। कि ये पहला रूल होगा आपका कि आइडेंटिफाई द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। देखो, हम सिर्फ चेन स्ट्रक्चर को अभी देखेंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर को आपके सिलेबस में तो है नहीं, आपके बुक में तो नहीं है, उसको अभी नहीं देखेंगे। पहले आप देखो, पहली बार आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो, थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, ध्यान से इस चीज को थोड़ा देखना, और पहले नॉर्मल चीजों को देखेंगे, फिर तो हमारे क्लास में हम बहुत आराम से चीजों को देखते जाएंगे, एक साथ सबको लेके दिमाग मतलब पूरा खराब नहीं करेंगे, हम आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। पहले चेन को देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे। तो हमने क्या किया पहले कि आइडेंटिफाई द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन आपने कर लिया, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर एक कार्बन एटम है वहां पे आप पहले आप उसको पहचानो, तो आपको जानना है कि वो एक मीथेन है। अगर दो कार्बन एटम होगा आपको जानना है कि वो एक इथेन है, तीन कार्बन एटम होगा आपको जानना है वो प्रोपेन है, ठीक है। अगर
ये वाला तो हमने पहले भी देख लिया था इसका नोमेनक्लेचर कि इसको हम अल्केन्स को किस तरह से नाम देते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ओके, किस तरह से उसको डील करोगे? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जैसे कि सपोज ये वाला मैं बोल रहा हूं आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देखते हैं। पहला स्टेप, काउंट, आइडेंटिफाई द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। सो क्या करोगे? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट्स इट। पहली बात वो काम। कितने है यहाँ पे कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन एटम। पहली बात तो आपको जानना है कि ये इसका जो फ्रेम है वो प्रोपेन का है, इसका जो फ्रेम है वो प्रोपेन का है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप वहां पे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको देखोगे, ये वाला वो फंक्शनल ग्रुप वहां पे जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वहां पे लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, नोटिस करो कि ये वाला कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, वो भी काउंट हो रहा है, वो भी काउंट हो रहा है। क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि बेटा ये उसका लास्ट कार्बन, ये ही उसका लास्ट कार्बन था जिसको उसने रिप्लेस किया है। क्या हुआ था पहले? देखो, प्रोपेन इस तरह से था, बेचारा अपना खुश था, वो CH3 CH2 इस तरह से लेके वो खुश था। फिर क्या हुआ? तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम जो CH3 में, यहाँ इस वाले कार्बन एटम पे जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम थे वो रिप्लेस हो गए। एक वैलेंसी उसने OH से सेटिस्फाई किया, बाकी 2 वैलेंसी को उसने ऑक्सीजन से सेटिस्फाई किया। तो ये वाला जो हेटेरो एटम इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको ही हम ले लेते हैं पूरा का पूरा ग्रुप, क्योंकि ये वाला डायरेक्टली लगा हुआ है, ये वाला अलग से लगा हुआ है। दोनों देखो, मतलब एक साथ नहीं लगे हुए, ये अलग लगा हुआ है, एक अलग लगा हुआ है, सेम कार्बन एटम में लेकिन अलग अलग लगे हुए हैं। तो इसलिए इसको भी इंक्लूड करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप में। बट दैट कार्बन एटम इज काउंटेड इन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि वही पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से ही गया है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो इसको। ये वाला कार्बन एटम पेरेंट हाइड्रोकार्बन का ही है, वहीं से वो रिप्लेस करके उसका वैलेंसी सेटिस्फाई दूसरे एटम से क्या है, फिर जाके हेटेरो एटम बनाया है, फिर हम उसको फंक्शनल ग्रुप बोले। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप आपने पहचान लिया, फिर आप फंक्शनल ग्रुप को मेंशन कैसे करोगे? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को मेंशन कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो, हम नाम लिखने के लिए हम एक फ्रेम यूज करते हैं। बीच में हमारा होता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन में सिर्फ HC लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके या तो सामने या फिर पीछे, अगर सामने लगेगा इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, अगर बाद में लिखते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। ये तो इंग्लिश वाले टर्म्स है, जानते भी हो आप। देखो, आपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन को पहचान लिया। अगर फिर आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप, फिर हमें देखना है हम फंक्शनल ग्रुप को या तो प्रीफिक्स में मेंशन करेंगे या फिर सफिक्स में मेंशन करेंगे, या तो प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में हम लोग मेंशन करेंगे। और हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक डिफरेंट सफिक्स हम लोग यूज करते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि हम लोग प्रीफिक्स में किसको यूज करते हैं। सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप पे आप ध्यान रखना, प्रीफिक्स में वो होते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं बेटा? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ये 4 होते हैं। पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है, जैसे कि सपोज इस तरह से, मतलब कि CH3 CH2 एंड Cl, ये वाला देखो एक हैलोजन लगा हुआ है। तो बेटा देखो, आप इसको नाम कैसे लिखोगे? पहली बात तो आप इस हैलोजन का नाम लिखोगे, और ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं क्लोरो। फ्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर फ्लोरीन होगा इसको हम यूज करते हैं फ्लोरो, अगर क्लोरीन होगा उसके लिए यूज करते हैं क्लोरो, अगर ब्रोमीन होगा उसके लिए यूज करते हैं ब्रोमो, अगर आयोडीन होगा उसके लिए यूज करते हैं आयोडो। ठीक है, ये
प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं अगर हैलोजेंस लगा हुआ है, जो भी हैलोजन लगा हो उसके हिसाब से आप करना। तो हमने इसको मेंशन कर दिया क्लोरो। पहली बात आपको समझना है कितने कार्बन आइटम से पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है? 2 कार्बन आइटम है, तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है? इथेन। इसको आप स्मॉल लिखना, ठीक है, इस ई को स्मॉल कर देना। तो ये वाला कंपाउंड को आप डायरेक्टली इस तरह से मेंशन करना। पहली बात तो ये आपको ये जानना है इथेन लगाकर इथेन होगा, और आपको देखना है कि ये जो लगा हुआ है जो फंक्शनल ग्रुप वो एक हैलोजन कंपाउंड है, तो वो एज अ प्रीफिक्स लगेगा। और क्लोरीन लगा हुआ है उसके लिए प्रीफिक्स है क्लोरो, तो हमें बस इस इथेन के आगे लिख देना है। तो इसका नाम क्या लिख दोगे आप सिंपली इसको क्लोरो इथेन लिख दोगे। सिंपली इसको क्लोरो इथेन लिख दोगे। अगर सपोज और एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, अगर आपको सपोज इस तरह से दिया होगा CH3 CH2 CH2F इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब बॉन्ड्स बीच में। आप पहला काम क्या करोगे? पहले आप इसको देखोगे कितने कार्बन आइटम, 1 2 3, क्या हुआ? प्रोपेन। ये बोलने की और बात है क्या, 3 कार्बन आइटम क्या होगा? प्रोपेन। फिर आप पहचानोगे फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा वाला? ये एक हैलोजन है। कहां लगेगा? प्रीफिक्स इसके पहले लगेगा। क्या लगेगा उसका प्रीफिक्स? हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लोरो। तो सिंपली यहां पे आपको लिख देना है फ्लोरोप्रोपेन, तो इसका नाम होगा फ्लोरोप्रोपेन। फ्लोरोप्रोपेन फ्लोरोप्रोपेन फ्लोरोप्रोपेन, दैट्स इट। इसको बोलोगे क्लोरोइथेन। अगर आयोडो लगेगा किसी में आयोडीन, सपोज यहाँ पे आयोडीन लग जाता तो आप लिख देना इसको सिंपली आयोडोप्रोपेन। अगर ब्रोमीन लग जाता तो इसको लिख देते आप ब्रोमोप्रोपेन। इसमें क्या दिक्कत की बात थी? कुछ दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रीफिक्स में आपको दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि सिंपल सिर्फ आपको डाल देना है बस। नंबरिंग तो आपका अभी है नहीं, ब्रांच तो नहीं है, ये तो टर्मिनल वाले हैं, तो आपको दिक्कत होगा नहीं। अब देखो सॉफिक्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सॉफिक्स की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सॉफिक्स की बात कर रहा हूं, मतलब कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्लस सॉफिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉफिक्स की बात कर रहा हूँ। देखो पहला जो टाइप होता है, पहला हम तो डील करेंगे अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा होता है? OH। अगर OH ग्रुप लगा होगा तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। इसके लिए हम सॉफिक्स क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम सॉफिक्स यूज करते हैं OL। OL एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा, सपोज मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सपोज आप CH3 CH2OH को आपका नाम लिखोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे। पहले आपको हाइड्रोकार्बन पहचानना है, 2 कार्बन इथेन, 2 कार्बन इथेन, और OH लगा हुआ है कौन सा वाला? अल्कोहल। उसके लिए सॉफिक्स क्या लगेगा? OL। देखो यहां पे बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि ये वाला जो आप जो OL लगाओगे ना, उससे पहले आपको ये वाला जो E है इसको ओमिट करना होगा, इसको ओमिट करना होगा, क्योंकि हर एक एल्केन में लास्ट को E रहता है। हर एक एल्केन में, अल्किन में भी ई रहता है, अल्काइन में भी ई रहता है। तो दिक्कत क्या होता है, जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप को लगाते हो तो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स उनका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो भी वावेल होता है, जैसे कि O इज अ वावेल। तो आपको पता है अंग्रेजी में 2 वावेल्स को कभी साथ में नहीं लिखते। अगर लिखते भी हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन में अगर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बीच में एक हाइफन भी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, इसको थोड़ा लगाना पड़ता है, वरना इसको हम लोग 2 बार 2 वावेल्स को एक साथ नहीं लिखते। तो हमें यहाँ पर वही, मतलब इंग्लिश तो ऐसा होता है, मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन इसलिए हम इस ई को हमें मतलब रिप्लेस कर देना है, मतलब उसको निकाल देना है। तो हमें ये जो क्या लिखना है, हमें सिर्फ ईथान, ETHAN लिखना है, ई को ओमिट करना है और सिंपली OL लिख देना है, सिंपली। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। अगर आपको CH3 CH2 CH2 OH आपको इसका नाम बताना है, पहचानो 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है, ये वाला OL। तो इसको जब आप लगाओगे, टोटल नाम लिखोगे, आपका नाम क्या होगा? ब्यूटान। ब्यूटान, इसको काट देना है, इसको लगा देना है, तो नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटानॉल। नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटानॉल। नाम क्या बनेगा? ब्यूटानॉल। उस तरह से अगर पेंटेन में लगाओगे तो क्या होगा? पेंटानॉल। हेक्सेन में लगाओ तो हेक्सानॉल। आप इनके स्ट्रक्चर्स खुद लिखना, खुद लिखना। तो ये अल्कोहल के बारे में हमने देख लिया।
अब दूसरे टाइप को देखते हैं, दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप जिसका हम लोग क्या सॉफिक्स यूज करते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, जो हमारा होता है CHO। अगर ये वाला ग्रुप होता है तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके लिए सॉफिक्स हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग सॉफिक्स यूज करते हैं AL, ये होता है उसका सॉफिक्स। हम अभी सॉफिक्स को देख लिए, प्रीफिक्स हमने खत्म कर लिया। सिर्फ हाइड्रो मतलब जो हैलोजेंस होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, बाकी सब जितना भी देखेंगे वो सब आज सॉफिक्स लगते हैं। तो ये बेटा एल्डिहाइड है, इसका सॉफिक्स क्या हो जाएगा AL। तो एग्जांपल CH3, CH2, CHO, इस तरह से लिखा हुआ आपके लिए। पहली बात क्या करोगे, पहचानोगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन, कार्बन एटम को कैलकुलेट करो 1 2 3। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, प्रोपेन। साथ में क्या लगेगा, CHO ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगेगा इसमें, AL। इसमें भी आपको बेटा ये E को रिप्लेस करना है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपानाल। प्रोपानाल। उस तरह से अगर आपको मीथेन के साथ लगाना था तो आप बोलते हैं उसको मीथानाल। अगर आपको इथेन के साथ लगाना था तो आप बोलते हैं इसको इथानाल। लेकिन मिथानॉल होगा ही नहीं, इथेनॉल, ठीक है। फिर आप बोलते हैं इसको प्रोपानॉल। फिर बेटे आप बोलोगे इसको ब्यूटानॉल। ओके, फिर आप क्या बोलोगे इसको, ब्यूटानॉल, सॉरी। तो इस तरह से आप इसका नाम लिखोगे। आपको बस ध्यान रखना है कि जब आप सॉफिक्स लगाओगे इस ई को निकाल देना है जो पेरेंट कार्बन हाइड्रोकार्बन के नेम से। फिर हमें तीसरे की तरफ आगे बढ़ना होगा। तीसरा जो टाइप है वो है कीटोन्स। कीटोन्स ये किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। ये इस तरह के ग्रुप होते हैं कि कार्बन एटम के दो वैलेंसी खाली होते हैं और बस इस तरह से ऑक्सीजन लगा होता है, तो कार्बन के दोनों तरफ लग सकते हैं। ये नॉन टर्मिनल ग्रुप था। इसका जो होता है वो क्या होता है, ONE। इसका होता है ONE। इसको भी करो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सपोज इसको आप करोगे, पहला काम क्या करोगे, कुछ नहीं, कार्बन एटम्स को गिनोगे 1 2 3। फॉर्मेट को डालना है प्रोपेन, सॉफिक्स क्या लगेगा ONE। जब डालोगे क्या करोगे, इस E को रिप्लेस करोगे, क्या होगा इसका नेम, प्रोपैनोन। प्रोपैनोन। अगर आपको 4 कार्बन करना है तो आप करोगे ब्यूटानोन। 5 कार्बन के लिए पेंटानोन, 6 कार्बन के लिए हेक्सानोन एंड सो ऑन। ये हो गया कीटोन्स। आपको देखना है कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है। आप यहां से समझोगे कि ये वाला देखो फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वाला, ये इस तरफ एक CH3 लगा है, इस तरफ एक CH3 लगा है ठीक है। अब करोगे आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं COOH, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए क्या हम लोग लगाते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। ये उसका सफिक्स होता है, ओइक एसिड। मैंने सफिक्स को हर जगह पे मैंने रेड पे मेंशन किया है, तो आप इसको ध्यान से रखना, ये उसका सफिक्स होता है। तो वही अगर आपको दिया गया है CH3 CH2 COOH, क्या करोगे, कुछ नहीं, कार्बन एटम को काउंट करोगे, कुछ नहीं मतलब काउंट करोगे, ठीक है। 1 2 3 प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो इसको जब लगाओगे क्या करोगे, सेम E को रिप्लेस करना, E को करना रिप्लेस, E को ओमिट कर देना, तो नाम क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड। अगर आपको फिर 4 कार्बन के लिए करना है, जो कि इस तरह से आप कर सकते हो, CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटानोइक एसिड। ये एसिड ग्रुप है, ठीक है। इसको लगाओगे मतलब वो एसिड बन जाता है। फिर अगर आप करोगे तो बनाओगे उसको पेंटानोइक एसिड। आप इनके स्ट्रक्चर थोड़ा खुद ड्रॉ करना, तब आपको समझ आएगा कि कार्बन एटम को कैलकुलेट कैसे कर रहा है।
क्यों कर रहा है उस कार्बन एटम को, वो फंक्शनल ग्रुप में भी है फिर भी वो कैलकुलेट हो रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में इजी होगा। तो ये जो पेंटानोइक एसिड, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेक्सानोइक एसिड, आप इनको थोड़ा ट्राई करना इनका स्ट्रक्चर खुद लिखने में। मेरा क्या है, मैं तो लिख दूंगा, मैं ये थोड़ी हमारे लिए कोई बात भी है, ये सब हम लिख देंगे। देखो आपके और ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अभी एसिड एनाइड्राइड्स हैं, ईस्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उतनी जानने की जरूरत है नहीं। बस इतना जानो जितना आपके बुक में है, क्वेश्चंस आपको उसी में से आएंगे। अगर हम लोग प्रीवियस से जब क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने देखा था, क्या क्या, एक था डबल बॉन्ड और था एक ट्रिपल बॉन्ड। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, और क्या बाकी क्या है, कुछ बाकी है आपको पता है। अगर इस तरह से कर दोगे, इसका नाम क्या होगा, कुछ नहीं, सॉरी प्रोपेन क्या लिख रहा हूं मैं, ये वाला 4 कार्बन है तो ये क्या होगा, ब्यूटेन जो बन रहा था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, उस तरह से बन जाता है पेंटीन, उस तरह से बन जाता है हेक्सीन। ओके, स्टार्ट होता है इथिन से, ठीक है, स्टार्ट होता है इथिन से, मिथिन नहीं होता। मिथिन कैसे होगा, 2 कार्बन एटम मिनिमम चाहिए ना एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन तो उसके साथ बनाएगा नहीं। तो स्टार्ट होता है हमारा इथिन से, इस तरह से यहां से क्या स्टार्ट होता है, यहां पे स्टार्ट होता है इथाइन से। सॉफिक्स क्या लगता है यहाँ पे, YNE, रेड में बता देता हूं, सॉफिक्स क्या होता है YNE, और यहाँ पे सॉफिक्स क्या लगता है ENE। ठीक है, इसके बारे में बहुत बता चुका हूं, इसको दोबारा रिपीट करने का मेरा मन भी नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं कर भी देता हूं। आप जानते हो अगर सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोपेन, अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर हम इसको बोल देते हैं प्रोपिन, इस ANE को ही रिप्लेस कर देते हैं ENE से। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोपाइन, तो पूरा ये ANE को ही रिप्लेस करते हैं, वहां पे सिर्फ E नहीं कटेगा, पूरा का पूरा ANE कट जाएगा, और वहां पे डबल बॉन्ड के केस में ENE लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के केस में YNE लग जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत रही, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो नोमेनक्लेचर का भी हमने थोड़ा बहुत हमने देखा, क्योंकि देखो आपके बुक में इतना ही है, आपके बुक में ना तो ब्रांच चेन जो कि इस तरह के होते हैं, सपोज मैं आपको कोई इस तरह का ब्रांच दे दूं, यहाँ पे कार्बन लगा दूं, तो इसका जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज ध्यान में रखना होगा। हमारे लिए बस इतना ही हम जानते हैं, ये वाले को हमारे सिलेबस में है नहीं, सिर्फ आप एक स्ट्रेट चेन का नोमेनक्लेचर करो, ब्रांच का नहीं है। उसके बाद बहुत आ जाता है, आपको चेन्स देखने पड़ेंगे, कितने चेन, नंबर ऑफ चेन्स देखने पड़ेंगे, आपको डिसाइड करना होगा कौन सा वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा, कौन सा वाला छोटा चेन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, क्या क्या मतलब आपको देखना पड़ता है एक नाम लिखने में। जैसे कि मैं इस तरह का जो कर रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, इसको आपको कोई जानने की कोई जरूरत है नहीं। चलो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आपको नाम, इतने सारे कार्बन होगा, तो आपको पहला रूल हमारा होता है, पहले हमें जो देखना होता है कितने चेन्स पॉसिबल है। देखो एक तो चेन, ये वाला सीधा चेन एक पॉसिबल है, ठीक है, एक सीधा चेन पॉसिबल है, और एक चेन भी पॉसिबल है जिसको मैं ब्लू में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां से आकर, यहां से आकर, यहां से आकर, यहां से आकर, ये भी एक बड़ा चेन पॉसिबल है, ठीक है, ये भी एक चेन पॉसिबल है, और हम इस तरह के भी इसको सीधा भी एक चेन हम कर सकते हैं। हमें जानना है कि कौन सा वाला हमारा स्ट्रेट चेन होगा और कौन सा वाला, पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सा वाला स्ट्रेट चेन होता है और कौन सा वाला हमारा ब्रांच होता है। जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला होता है ना चेन, वो हमारा स्ट्रेट चेन होता है, जो हमारा पेरेंट चेन होता है वो होता है, और ब्रांच कौन सा होता है, जो शॉर्टर चेन होता है। जैसे कि इस केस में आपको ये सीधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर आप ये जो एस शेप्ड जो चेन मैंने बनाया है, अगर उसको देखोगे उसमें कितना कार्बन एटम है, इस यहाँ पे था 6, यहाँ पे कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन एटम्स। तो मेन चेन हमारा यही होगा, ये वाला, और ये जो 3 जो कार्बन एटम है ना, ये एक ब्रांच बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा। लेकिन अगर आप सीधा देख लेते तो आपको लगता है कि इतना बड़ा ब्रांच, नो, सबसे जो बड़ा चेन बनता है वो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन बन जाता है, और बाकी जो छोटा सा चेन होता है वो हमारा होता है। फिर उसको नंबरिंग करना पड़ता है,
कहाँ से नंबरिंग करेंगे, मतलब कि हमें ये मेंशन करना पड़ता है किस पोजीशन पे लगा हुआ है, कौन से वाला कार्बन पे लगा हुआ है, वो एक होता है। तो नंबरिंग करने के लिए हमें शॉर्टेस्ट नंबर को जो रूल है वो फॉलो करना पड़ता है। मतलब क्या फॉलो करेंगे हम, दूसरे कोई कलर से मैं दिखाऊंगा। मतलब कि हमें नंबरिंग करना पड़ता है। देखो हम ये वाले बड़े कार्बन को हम नंबर करते हैं कि ब्रांच कार्बन कहाँ लगा हुआ है। तो या तो आप नंबरिंग यहां से कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से अगर करोगे तो 9th पोजीशन पे आप बोलोगे कि कार्बन 9 पे लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि कार्बन C3 पे लगा है, वही ब्रांच, सेम ब्रांच। अगर आप इस तरह से नंबरिंग करोगे आपको C3 में दिखेगा, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे आपको C11 से दिखेगा। तो हमें कौन सा वाला फॉलो करते हैं, जो शॉर्टेस्ट, जो छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट, उसको भी फॉलो करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। नोमेनक्लेचर कोई छोटा चीज नहीं है। नोमेनक्लेचर को भी आप कम से कम 7-8 घंटे उसको भी पढ़ सकते हैं, इतना इन डेप्थ होता है। जब आप 11 में जाओगे आप इसको बेटा 6 घंटे 7 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, बाकायदा आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाया जाएगा, हर एक फंक्शनल ग्रुप किस तरह से नोमेनक्लेचर होता है उसको पूरा अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका नहीं है। पहले आपको ये बेसिक रूल सिखाए जाएंगे, फिर आप जाओगे हर एक फंक्शनल ग्रुप में वो किस तरह से नोमेनक्लेचर उनका होता है। मैंने सिर्फ इतना आपको पढ़ाया है जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उससे ज्यादा मैंने आपको पढ़ाना मैंने ऑप्ट किया ही नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जरूरी होता नहीं है। और इतना ज्यादा आप पहली बार इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, वैसे भी ये टॉपिक बहुत टाइम ले रहा है, पहली बार पढ़ रहे हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैं जितना आपको चाहिए बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ। तो देखो आज का जो क्लास है उसका समरी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला हमने देखा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, किस तरह से हम जो हेटेरो एटम्स होते हैं उनको हम किस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स हमारे बोलते हैं, ये पहला चीज हमने देखा। फिर किस तरह से हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, फिर हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है, और इस तरह के सीरीज को हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे होमोलोगस सीरीज, ये भी हमने देखा। फिर वहां पे बहुत सारे डिस्कस किया, फंक्शनल ग्रुप 3 तरह के होते हैं, का मेनली 2 तरह के होते हैं, टर्मिनल नॉन टर्मिनल। अब फिर जो हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो कहीं भी लग जाते हैं, टर्मिनल पे नॉन टर्मिनल पे कहीं भी लग जाते हैं, वो खत्म हुआ। फिर हमने आईपीएक मतलब आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी था। 2 ही चीज हमने आज मोटा मोटा हमने 2 ही चीज देखा है, इसको फिर हमने डिटेल में देखा है। अब आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में मैंने बताया किस तरह से आपको पहले हाइड्रोकार्बन को पहचानना है, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप में आपको देखोगे अगर सिर्फ अगर हैलोजेंस होंगे 4 आप याद रखना है आपको, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि यही 4 हैलोजेंस होते हैं। वो अगर लगेंगे तो वो वहां पे प्रीफिक्स के हिसाब से लगेंगे, और बहुत आसान, उनके लिए जो भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको डायरेक्टली डाल देना और हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देना है। फिर हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनको हम सॉफिक्स में लगाते हैं, और जब सॉफिक्स में लगाते हैं जो उसका जो एल्केन का जो भी ई होता है, जो भी एल्केन होता है उसका ई को रिप्लेस कर देता है उस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, का जो सॉफिक्स होता है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने डिफरेंट सॉफिक्स को देखा, और हमने बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया। और हमें कुछ स्टडी करने की ये टॉपिक इतना ही आपको पढ़ना है, इसमें और आपको ज्यादा पढ़ने की बात है भी नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा तो समझने वाली क्लास थी, थोड़ा सा नया चीज हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको कोई भी आइडिया तो था नहीं, पहली बार आप सुन रहे हो। फिर नोमेनक्लेचर के बारे में पहली बार सुन रहे हो, किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा समझने में लेकिन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको कैसे समझ में आए। बहुत सिंपल वे में मैंने चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत शायद होगा नहीं। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ ऑल्सो कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी होता है उसमें भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।